उसको, वो एक नर्व है हमारी जिसको शैटिक नर्व कहते हैं। हमारे स्पाइन के 4 बड़े हिस्से हैं, 5 बल्कि बड़े हिस्से हैं। सर्वाइकल रीजन है, आपका लंबर है, सैक्रल है और कॉक्सिक बोन है। अब लंबर और जो सैक्रल है, लंबर का एल लंबर लेबल करते हैं, जो यहाँ से निकलती हैं। ये छोटे छोटे जैसे नदी नाले होते हैं ना, ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। L4 जो है, L4, L5, S1, S2, S3, इसके अंदर कोई दबाव आता है। अब दबाव बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ बल्ज हो सकता है, यहाँ डिसलोकेशन हो सकता है कि आपका मोरा बैठ गया, ट्रॉमा हो सकता है, यहाँ की ट्यूमर डेवलप हो सकता है, यहाँ पे आपका ऑस्टियोफाइट्स बन सकता है, जो नोकें हड्डियों की निकल आती है, वो बन सकती है। वो दबाएगी ना नर्व को, जिस कदर नर्व को वो दबाएगी उस कदर पेन पीछे। अगर एक तरफ प्रेस करेगी तो दूसरी तरफ पेन आ जाएगा, और दूसरी तरफ प्रेस करेगी तो दोनों राइट लेफ्ट ये नर्व निकलेंगे। पहले तो ये बात इतनी समझ आ गई है कि शैटिक नर्व जो है एक छोटी छोटी 5 ब्रांचेस को मिला के एक बड़ी बंडल ब्रांच बनता है, और वो नीचे बिल्कुल आपकी हील तक वो पीछे पीछे आपकी नर्व जाती है। जो आपकी ये सारी मूवमेंट है आपकी नीचे की लेग्स की, चलना उठना बैठना, ये उसको कंट्रोल करते हैं। और तो ब्रेन से जो मैसेज आता है थ्रू नीचे जो है इस नर्व के जाएगा और आप एक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब होता है कि यहाँ 3-4 मसाइल हैं। एक मिसाल ये है कि आपने वेट लिफ्ट किया और आपका मोरा जो है कोलैप्स कर गया, फिर भी शैटिक नर्व सही दे डिसलोकेट हो गया, डिजनरेशन की वजह से, बोन की खराबी की वजह से हड्डी बैठ गई, फिर भी शैटिक नर्व कंप्रेस हो गया। अब मोरों के जो वर्टिब्रा है उनके अंदर नोकें निकल आई, तो फिर भी नर्व को प्रेस कर रही है। ठीक हो गया। कोई ट्यूमर वहाँ बन गया, वो भी करेगा। तो ये तीनों चारों पैथोलॉजी बड़ी मजे की है। इनको मद्देनजर रख के हमने मरीज को ठीक करना। हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है कि हम टोटली पैथोफिजियोलॉजी पे जाके ट्रीट करें। वो क्या हो सकता है जी, अगर नर्व आपकी उसके अंदर लोके निकल आई हैं तो फिर आपको वहाँ लोके कौन ठीक करेगा, बैक्टीरिया फ्लो ठीक करेगा। अगर बल्ज आ गया, अब देखिए यहाँ मैंने बहुत सारी देखा ना, कॉमन जो यहाँ कॉज आती है ना नंबर में, वो आते हैं बल्ज आते हैं, डिसलोकेशन आती हैं, क्योंकि वेट बेयरिंग एरिया जब आप वज़न उठाते हैं तो मोरा कहीं ना कहीं बैठ जाता है। लेकिन ये याद रखें कि ये जो मसाइल हैं ये 40-50 साल से नीचे आएंगे। जब 50 साल से बंदा ऊपर हो जाए तो बोन डिजनरेशन शुरू हो जाती है। बोन की कमज़ोरी की वजह से भी मोरा कोलैप्स कर सकता है। तो जो लिगामेंट्स जब आप करेंगे, वेट उठाएंगे या कोई ट्रॉमा हो जाएगा, तो क्या होगा, आपके लिगामेंट्स जो है ना वो उसको सही जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो मोरा कहीं राइट निकल गया, कहीं लेफ्ट निकल गया, कहीं कोलैप्स कर गया। ज़्यादातर जो केसेस हैं 70-80% वो सारे जो है डिसलोकेशन के। और उसमें हमने बहुत तजर्बे के बाद एक कॉमन दवाई हमने हर केस में निकाली है। वो कॉमन दवाई है वलेराना। वलेराना का काम यह है कि नर्व की जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें हम एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे यूज़ करते हैं। ये नर्व को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बाद दफ़ा नर्व को जब स्ट्रेंथ मिलती है तो वो वर्टिब्रा कॉलम्स को खुद पुश कर देती है, नहीं उस डिसलोकेशन को या नर्व को अंदर स्ट्रेंथ। बाद दफ़ा जब नर्व के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है ना तो वो खुद भी रिलीज हो जाती है, प्रेशर से अपने आप को रिलीज करा लेती है। वो पैथोलॉजी भी, क्योंकि वो कंप्रेशन आया, उसने जोर दिया। अब ये कहता है कि नर्व्स को हमने स्ट्रेंथन करना है। व्हेन न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन आपकी काम नहीं करती तो एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर हमने वलेराना यूज़ करना है। अब हमें इसके इतने तजर्बात हुए कि हमने इसको हर मरीज़ को देना इसलिए शुरू कर दिया कि एज ए नर्व की इंटरकरेंट रेमेडी। ये बेसिकली शैटिक तो नर्व कंप्रेसर,
अब यहाँ हम दो तरह से ट्रीट करते हैं। एक टोटली पैथोलॉजी पे, आप मुझे एक्सरे दिखा देंगे तो हम पैथोलॉजी पे ट्रीट करेंगे, और दूसरा हम सिम्टोमेटोलॉजी पे ट्रीट करेंगे। सिम्टोमेटोलॉजी पे ट्रीट ये करता है कि वो कहता है कि नर्व किस, जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि किस लेवल पे नर्व कंप्रेस होती है, उसकी मोडोलिटी क्या है, कि वो कहाँ रिलीफ करता है। मसलन एक बंदा कहता है कि जी मुझे दर्द है, जब मैं उठता हूँ, जब मैं स्टार्ट लेता हूँ, चलता हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है, लेकिन थोड़ा सा 10-20 कदम चलने के बाद मेरा दर्द ठीक हो जाता है। अब ये पैथोलॉजी बेसिकली है लिगामेंट्स की, कि जब उसको रिलैक्सेशन मिलती है, बिगिनिंग पे होता है, ये रेस्टॉस की अलामत। तो हम क्या करेंगे, हम एक डोज बेलेरोना की देंगे और एक रेस्टॉक्सियम की देंगे, वो 1 दिन में ठीक हो जाएगा या 2 दिन में ठीक हो जाएगा, या अगले दिन आपको ये कहेगा जी मैं 30-40% में बेहतर हूँ। अब ये जो सेम पैथोलॉजी है ना कि बिगिनिंग पे पेन होगा और कांस्टेंट मूवमेंट पे ठीक हो जाएगा, ये और बहुत सारी दवाइयों में मिलती। मसलन रस्टॉक्स के बाद रूटा में सेम सिम्टम है। रस्टॉक्स जो है वो टोटली आपकी लिगामेंट्स और मसल की दवाई है, लेकिन जब रूटा इसकी क्रॉनिक आ जाएगी, रस्टॉक्स की क्रॉनिक है, सिम्टम सेम है, तो वहाँ क्या होगा, वो बेसिकली बोन और लिगामेंट्स का जो जंक्शन है उसकी दवाई है रूटा, तो वो बोन पे भी काम करती है और लिगामेंट्स पे भी काम करती है। तो कहीं रस्टॉक्स फेल होती है तो इसकी जगह आप रूटा लगा सकते हैं, लेकिन कहीं रूटा जब फेल होती है तो फिर एक उसकी क्रॉनिक भी एक और दवाई है और सेम सिम्टम है जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। और यही सिम्टम जो है रोडोडेंड्रॉन के भी है कि उसको भी बिगिनिंग में पेन होगा, लेकिन वो मोस्ट कॉमनली इसका हील का पेन होता है रोडोडेंड्रॉन का, ठीक है ना। वो कहता है मैं पहले 2 स्टेप पे मुझे दर्द होता है, तीसरे चौथे पे मैं रिलीफ करता हूँ। वो हील तक महसूस है या नहीं, ऊपर भी आता है, लेकिन हील स्पेसिफिक है उसके लिए। जब भी आपको स्पर होगा, जिसको कहते हैं प्लांटिस फिशियाटिस, उसको स्पर भी कहते हैं, ये हड्डी हील की बढ़ जाती है। अब वहाँ पेन जब आएगा, सिम्टम देखिए एक ही है, जो कहते हैं ना हम बड़ी सिम्टोमेटोलॉजी जानते हैं, उनके लिए ये पैगाम है, सिम्टम वही है। हाँ, रस्टॉक्स, उसकी कराने रूटा, उसकी कराने कैलकेरिया फ्लोर, और अब कैलकेरिया फ्लोर से जब निकलेगा तो सिम्टम सेम रखता है, तो फिर एसिड फ्लोर पे चला और कराने चला, समझ आएंगे। तो ये 4-5 दवाइयाँ ऐसी हैं आपकी, जिसमें मैंने रोडन गिना, रस्टॉक्स गिनवाई, जिसमें हमने रूटा, कैलकेरिया फ्लोर, एसिड फ्लोर, और ये बिल तरतीब जितना केस पुराना होता जाएगा हम उस तरतीब से कि रस्टॉक्स फेल होती है तो रूटा फेल होती है तो कैलकेरिया फ्लोर, वो फेल होती है तो एसिड फ्लोर। अब एक ये ज़्यादा कॉमन लोग हैं, ये बहुत कॉमन लोग हैं जो ये सिस्टम है, बिगनिंग पे पेन है, ये रेस्ट में भी इनको पेन हो, ये लेटते हैं तो उठ के मूवमेंट करते हैं, मगर ये रेस्ट में इनको पेन है, ये चलते हैं तो बेहतर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया सर? ये सबसे ज़्यादा कॉमन आता है। इसके बाद लोग ये कहते हैं कि हम तो ठीक होते हैं, लेटे हुए ठीक होते हैं, बैठे हुए ठीक हैं, जो ही हमने चलना है 10-15 कदम हमने चलना है, हमसे चला नहीं जाता। ये सिम्टम है अमोनियम मेयर की, ये सिम्टम है अमोनियम मेयर। हाँ, अमोनियम मेयर जो है वो बड़ी क्रॉनिक डिजीज है, लेकिन इसका कंपैरेटिवली हम ये करते हैं कि हमें 1 डोज बेलेरोना की देते हैं और 1 डोज हमने सीएम की दे देनी है अमोनियम। और मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये मरीज़ 1, 2, 3, 4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर ठीक 100% नहीं भी होता तो उसमें अगले दिन आप कहना कि मुझे 30-40% फ़र्क है, दवाई आपने रिपीट नहीं फिर करना, वेट, अगले दिन बुला लें प्लास्को दे दें, और अगले दिन बुला लें प्लास्को पे रखें। और मुझे शैटिक नर्व में जब मैं इसको इस अंदाज में देखता हूँ तो फिर मुझे मसला नहीं होता, फिर हमारा केस हो जाए। अब जहाँ हमने ब्रायोनिया भी यूज़ हम करते हैं, लेकिन हम ब्रायोनिया उस सूरत में यूज़ करते हैं
जब हमारी अमूमन फिर हम वलेराना गए के तो फिर हम जो है ना ब्राह्मणिया CM की एक डोज ही देते हैं। हम इसमें सारी डोजेज में देते ही CM नहीं और रेपुटेशन नहीं होगी, ठीक है ना। अब होता ही है कि वो कहता है कि मुझे दर्द, स्पेशली जब फीमेल आपके पास आ जाएंगी ना, फीमेल, तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है। फीमेल का जो लंबर एरिया है वीक होता है बार बार बच्चे पैदा करने के बाद, और उसमें जो सबसे अच्छी दवाई काम करती है उसमें ये लिखा हुआ है कि नॉट वेल सिंस चाइल्ड बर्थ, कि बच्चा पैदा करने के बाद मैं ठीक नहीं हुई। और उसकी और कंफर्मेशन क्या है कि वो ये कहेगी मुझे दर्द जो है सुबह 4-5 बजे शुरू हो जाता है और मुझे आफ्टर द मेंसेस तक पेन हो जाता है, आफ्टर द कॉइटस ऑफ द इंटरकोर्स मुझे पेन शुरू हो जाता है, या मेरी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए या कोई एक्सेसिव तो मुझे पेन होता है। और इसकी एक ही दवाई है, वो है काली कार। और काली कार भी इस सलामत पे कभी फेल नहीं होती, और काली कार वाला भी बैठ नहीं सकता, वो भी मोहम्मद में मजबूर होता है। लेकिन ये मर्दों में भी मिलती है, लेकिन औरतों की ये बहुत ज़्यादा मिलती है। मर्दों में भी जिनको एक्सेस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, उनका लंबर स्पाइन वीक हो जाता है, उसमें 2 दवाइयाँ हैं, एक काली कार में है चाइना है, और एक और दवाई है कोबाल्टम। थोड़ा सी मोडेलिटी बदलती जाएगी ना। हमारे पास आते हैं ना लोग, हम एकदम चले जाते हैं, लेडीज आएगा तो थोड़ा काली कार की तरफ मेरा रुझान। अब काली कार जो है वो जो वलेराना आपने जो सबके साथ लगाई, काली कार को भी एक दवाई और इंटरकरेंट करती है, और उसके साथ जब आप मिला के देंगे, मतलब इसके आगे पीछे लगाएंगे, वो है एसिड नाइट्रेट। एसिड नाइट्रेट की काली कार के साथ इसकी बड़ी दोस्ती है। तो ये देखें ना, ये अब क्लियर हो। अच्छा, एक और बहुत कॉमन तो नहीं, लेकिन ये अलामत भी बहुत आती है। वो कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे दर्द भी होता है और मुझे नमनेस भी है। दर्द इसमें है पेन अल्टरनेट विद नमनेस, तो फिर एक ही मजे की दवाई काम करती है जिसको कहते हैं निफाइलम। वो भी हम CM की एक ही डोज देते हैं, और वो हम वलेराना दे के निफाइलम की एक डोज देते हैं, ठीक है ना। तो नमनेस में हमारे पास और भी दवाई है। नमनेस में हमारे पास कैमोमेला भी है। कैमोमेला जो होता है ना, ये जरूरत से ज़्यादा पेन एक्सप्रेसिव होता है। कुछ मर गया अब नहीं बचता है। जब सेंसिटिविटी हाई ग्रेड की होगी तो 2 दवाइयाँ काम करेंगी, एक लेक्सिस करेगी और एक कैमोमेला या काफिया भी कर सकते हैं। अब एक और यहाँ बहुत कॉमन मरीज मिलते हैं, वो मिलते हैं कि अक्सर आपने देखा कि उन्होंने बोतल रखी होती है, वो दबा रहे होते हैं, गर्म करके रख रहे होते हैं। ये मोडालिटी भी बड़ी मजे की है। अगर कंप्रेशन से और हीट से उसको आराम मिलता है तो फिर दवाइयाँ सारी बदल जाएंगी। फिर आपने वलेराना देनी है और मैकफॉस की एक डोज, CM की और कोलोसम की एक डोज। दोनों की सिम्टम रहे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। अब होता है बंदा मेरे पास आया, बनू से बंदा आया उससे, तो मैं अगले दिन फिर उसको बुलाने से रहा ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री हर्ज कोई नहीं है, और इसकी कारगेरन इसकी ज़्यादा देती है। ठीक, आप 3 डोजेज देंगे और कोशिश करें कि हम यहाँ नक्स का भी इस्तेमाल शुरू में ज़रूर करते हैं, उसकी वजह से कि ये जितने लोग शेटिक आपके पास पहुँचेंगे ये फर्स्ट हैंड नहीं पहुँचेंगे। इन्होंने बेताशा एलोपैथिक दवाइयाँ अगर सर हम ना दें तो बगैर इसके नहीं ना देंगे तो सप्रेशन होगी, मतलब आपकी लाइफ, हाँ आपकी दवाई कहीं क्लियर नहीं जाएगी ना आपको। उसकी वजह है कि वो जो दवाई पड़ी हुई है उसमें यहाँ दिए होते हैं नर्व्स की, उसके लिए जो बहुत सारी ऐसी वो दी होती हैं, तो उसकी मौजूदगी में जब बॉडी में एक दवाई ऑलरेडी मौजूद होती है तो हमारी दवाई क्योंकि बहुत लतीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा पोटेंटाइज फॉर्म में होती है, तो इसको
कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जब आप में होगी तो वो इसको काम भी नहीं करने देगी, तो इसलिए वो रास्ता साफ करना ज़रूरी है। आप हर उस मरीज़ को जो एलोपैथिक साइड से आया हो एक और दूसरा नक्स में निकल बड़ी मज़े की दवाई है। अगर इसको आप बड़ा समझे ना, हमारे टेबल पे देखें ना, ये पुड़ियाँ पड़ी हैं, ये इसके बारे में बोरक की पहली लाइन है कि ये बीमारी की ताकत को तोड़ देते हैं। और ये बड़ी नर्वस दवाइयों में बड़ी बड़ी मजे की दवाई है। मैं आपको एक केस बताऊँ, आज कोई 4-5 दिन पहले का है कि बल्कि मेरे पास 3-4 डॉक्टर भी बैठे, डॉक्टर तारा की और भी बैठे हुए थे। मेरे पास एक पेशेंट आई और उसको एब्डोमिनल पेन हो, और पेन क्या कि यूं पोजीशन की क्लियर कट कोलोसेंट का पेन, ठीक है। यहाँ दो दवाइयाँ बड़ा अच्छा काम करती है, कोलोसेंट काम करती है, और दूसरी जो है रेपेटी में बड़ी ब्लॉक रहती है वो परसटिल है। हमने नक्स दी, हमने कोलोसेंट पे 1 में दी, फिर हम CM तक गए, कोई टच नहीं, पल्साटीला दी, कोई फर्क नहीं। और नेकफास्ट थी, उसकी भी सिम्टम है, कोई फर्क नहीं। फिर मैंने एंटीडोट करके ट्यूबरक्लोनियम दे के फिर रिपीट की, कोई फर्क नहीं। नक्स हमने CM में पहले दी हुई थी और उसको लग गए 3 घंटे, पेन रिलीफ ना हो। और जब न्यूरोलॉजिकल में फंसता हूँ तो मैं नक्स ही में 6 में शुरू कर देता हूँ, 6 में, ओनली 6। जब हमारे पास बच्चे हैं ना जिनको फिट्स नहीं रुकते, तो मैं CM दे के नीचे 6 में रिपीटेड डोज दूंगा तो फिट्स रोक दे। ये इसका कमाल है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा इसको ना नक्स 6 की डोज है। मैंने 6 की डोज देके मैंने 2 मरीज देखे, मैंने देखा थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई। मैंने कहा 15 मिनट बाद देख 3 डोजेस दे के तो बच्ची उठ के बैठ गई। तो मैंने कहा, मैंने इसको कहा नक्स 6 की बना के दे दो, और 2 दिन बाद मैंने बल्कि उसको कहा ये मेरा नंबर है, रात को मुझे बता देना, क्योंकि वो 4 हॉस्पिटल पहले फिर के आई हुई थी इंजेक्शन ले चुकी। रात 2 बजे उसका भाई आया, उसने कहा जी अभी तक दर्द नहीं। 2 दिन बाद कल भी मेरे पास वापस आया, होता है जी उबड़ के हंस रही थी लड़की। मैंने तो पहचाने नहीं ये वही है, पहले तो मरी हुई थी बिल्कुल ही, तो रिलैक्स थी। तो पोटेंसी का बड़ा भी रोल होता है। आप नक्स 6 में, हम फिट्स में भी यूज़ करते हैं, हम क्रैप्स में यूज़ करते हैं, बेशुमार जगह में यूज़ करते हैं। मैं इवन जब मेरी सी काम करना छोड़ देती है, कोई भी पोटेंसी नहीं, चाहे वो नक्स है चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं 6 पे आ जाता। इसकी वजह यह है कि इम्यूनिटी इम्यून हो गया, आपकी इम्यून सिस्टम इम्यून हो गया उस पोटेंसी को। यानी ऑर्गेनिन की ये क्लास है जो वो कहता है 246 है या 240, वो कहता है कि हर अगली पोटेंसी को या आप कम करें या आप ज़्यादा करें। हाँ, सेम पोटेंसी। मेरे क्लिनिक पे पता क्या होता है, लोग कहते हैं आप तो यहाँ रेज नहीं करते, हमें तो वैसे ही इतनी दवाइयाँ बनती हैं, अगले दिन रेज हुई होती है। जो मरीज दोबारा हमारे पास दवाई लेने आता है ना, तो उसको वो पोटेंसी नहीं मिलती, अगली पोटेंसी 30 हमने दी थी तो 31 ऑटोमेटिकली हो गई, क्योंकि यहाँ तो 300-400 बंदा रोज दवाई लेता है, तो ऑटोमेटिकली ले। अब ये हो गया, कोलोसेंट हो गया, ब्रेकफास्ट वाला क्लियर हो गया, और यहाँ कौन सा वो हो गया, निफाइलम हो गया आपका, जो सिंस बर्थ वो जो था काली कार्ड जो है ना वो। अब किसी का शैटक पे कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ। अब मैं आ जाऊंगा दूसरे पे, ये है सिम्टोमेटोलॉजी। हाँ, लेक्सिस वहाँ काम करे। लेक्सिस जो है वो बेसिकली राइट साइडेड शैटिका का पेन है। ये बिल्कुल उलट है कोलोसेंट और मैकफास्ट का। ये ना हाथ लगाने देते हैं, सेंसिटिव, मैंने पहले कहा कि हाँ, ये ना हाथ लगाने देते हैं या ना गर्म करने देते हैं। बेसिकली लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, लेकिन शैटिका में ये राइट साइडेड रेमेडी है, और इसकी सेंसिटिविटी इतनी है कि ये टच नहीं करनी। आप उससे पूछेंगे दबाने का, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इधर नेड़े हाथ ना लगाए, दिस इज द लेग्स। कैमोमिला से ये गहरी है ना, कैमोमिला में नमनेस है, इसमें नमनेस है। तो कैमोमिला वाला लगाते हैं,
है। चीफ को कैमोमिला वाला, लेकिन कैमोमिला में नमनेस भी है, लेक्सिस में नमनेस है। सर ये लेफ्ट साइड पर भी है, सciatica में राइट साइड में किसी का कुछ सवाल? रेडियम भी लगाते हैं। सल्फर भी बड़ी, आप अगर रेपिटी खोले तो खड़ा होने में दर्द हो रहा है तो सल्फर, चलने में दर्द हो रहा है सल्फर एज ए इंटरग्रेंड हर जगह उसने sciatica में लगाया। तो ये सर आप हर केस में जरूरी नहीं समझते, जहाँ पर फंस जाएगा तो कुछ सल्फर। रेडियम सल्फर वेलरियाना। पहले तवज्जो आप पैथोलॉजिकल देंगे या सिम्प्टोमेटिक? अब ये तो आ गया एक ग्रुप पूरा जिसको हम रोज डील करते हैं, लेकिन होम्योपैथी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। अब मैं आऊँगा, मेरे पास कोई मरीज नहीं आया, मेरे पास एक्सरे आ गई, मरीज लंदन बैठा हुआ, मरीज लाहौर बैठा हुआ है, अब मैंने कोई सिम्टम नहीं लेने और मैं टोटली पैथोफिजियोलॉजी दे दूँ, ठीक है ना। एक और मजे की साथ, ना मैं मरीज से कुछ पूछूँ, ना मैंने मरीज से बात करनी है, मैंने एक्सरे देख लिया, ठीक है, या मैंने MRI की रिपोर्ट देखी। अब उसमें जब डीजनरेशन प्रोसेस शुरू हो तो सबसे ज़्यादा हड्डियों की जो डीजनरेशन है वो करता है सिफिलिस, दूसरे नंबर पर करती है TB। बोनी स्ट्रक्चर को ये दोनों तबाह करते हैं, और जॉइंट के स्ट्रक्चर को TB भी तबाह करती है, सिफिलिस भी तबाह करते हैं, और साथ यहाँ ऐड हो जाएगी साइकोसिस। जॉइंट के स्ट्रक्चर को वहाँ क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। अब वहाँ और पैथोलॉजी बहुत आ जाती है। अब वहाँ मैं आपको बताऊँ, रूमेटॉइड आ जाएगा, वहाँ डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगे, वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गोट, इसमें भी फ़र्क करना आपको बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तो हमारा टॉपिक है उसका sciatica वाला, तो ये थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना हूँ सारे जोड़ों को तो लूँगा। हम यहाँ क्या करते हैं, हम दो अप्रोचेस लेते हैं। हम ये समझते हैं कि डिजनरेशन का जो प्रोसेस हुआ है ये सिफिलिस की वजह से, तो हम यहाँ बिल्कुल टोटली पैथोफिजियोलॉजी की बेस पे, फिजियोलॉजी की बेस पे हम शुरू करते हैं। अगर तो ऑस्टियोफाइट्स हैं तो हमने क्या करना है, सिफलिनियम CM की एक डोज देनी है, ओरोमेड CM की एक डोज देनी है, और बोनी स्ट्रक्चर को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है वो है फॉस्फोरस। अब अगर पेशेंट हार्ट से रिलीफ महसूस करता है तो फिर हम वो गर्मी से जाते करेगा तो हम फास्फोरस लगाएंगे। अगर सर्दी इसको ज़्यादा लगती है तो हम यहाँ फास्फोरस को हटा देंगे स्पेशली। रेमेडी जो बनेगी वो ऑस्टियोफाइट पे कैलकेरिया फ्लोर बनेगी। तो हम कैलकेरिया फ्लोर CM देके पे 200 पे आ जाते हैं, धूप सुबह दोपहर शाम को, ठीक है ना जी। और यहाँ आप नर्व के लिए हम चूँकि फास्फोरस हम यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर हम यहाँ कास्टिकम का इस्तेमाल नहीं करते, फिर यहाँ हम करते हैं कॉलीफास का इस्तेमाल नर्व्स को स्टिमुलेट करते, ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम केसेस जहाँ ऑस्टियोफाइट होती है चाहे वो सर्वाइकल रीजन में हो चाहे लंबर स्पाइन में हो तो ये क्लियर कर देगा। अब यहाँ एक और पैथोलॉजी जो मैंने पहले भी डिस्कस की कि डिसलोकेशन या बल्ज आ जाता है, तो उसमें हम यहाँ क्या करते हैं, हम रूटा का इस्तेमाल, और यहाँ जितनी भी डिजनरेशन प्रोसेस है इसमें जैसे मैंने वेलेराना का इस्तेमाल किया, जहाँ हड्डियों की टूट शुरू हो जाती है वहाँ हम ओरोमेड का भी इस्तेमाल करते हैं। हर केस में जब बोन डिजनरेशन शुरू हो जाती है हम बतौर हेल्पिंग मेडिसिन के ओरोमेड का इस्तेमाल, अब मैं क्या करूँगा, मैं सिप्रीनियम दूंगा, मैं ओरोमेड दूंगा, और मैं फास्फोरस को लगाऊंगा या स्पेशल को लगाऊँ तो करके या फ्लोर पे चला, ठीक हो गया। अब यहाँ जब डिसलोकेशन होगी और डिजनरेशन चेंजेस होगी तो हमने फास्फोरस भी हटा दी, हमने कैलकेरिया फ्लोर भी हटा दी, यहाँ हमने कैलकेरिया फास्ट लगानी है जो बोन को स्ट्रेंथ देने के लिए, और उसकी कम्प्लीमेंट्री है यहाँ, चूँकि हम और इसलिए नहीं लगाया कि कैलकेरिया फास्ट और रूटा जो है आपस में कम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की मावन है, तो फिर हमने यहाँ रूटा लगा के
CM में आप फिर रूटा मुसलसल देते रहेंगे। अब ये जो पेशेंट है ना हमारे, ये आकर ये भी कहते हैं कि हमारी सर डिजनरेशन है। अब यहाँ नर्व को स्टिमुलेट में एक और दवाई से भी करूँगा। अब मैं मिलाना यहाँ नहीं दे रहा, यहाँ मैं कास्टिकम को यूज़ करूँगा। कास्टिकम में ये होता है कि पैरालिटिक कंडीशन को उठाती है। मेरा बैठ गया ना पैरालाइज कर, तो ये यहाँ रूटा को कास्टिकम हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ जब मैंने फास्फोरस लगाएगी तो उसकी हेल्पिंग की नर्व हेल्पिंग के लिए मैं काली फास लगा रहा हूँ, यहाँ मैं कास्टिकम लगाऊंगा। और अगर कहीं मेरी कोई केस फंस के रुकता है, अक्सर मरीज आता है ना, यहाँ कल्केरिया फास और सलेशिया में एक फ़र्क करना होता है। फ़र्क ये होता है कि अगर पेशेंट चिली है बहुत ज़्यादा, वो कहता है मैं तो गर्मियों में मुझे सर्दी लगती है, तो हम कल्केरिया फास बीच में से हटा दें, फिर हम उसकी जगह सलेशिया। यहाँ औरत जब आएगी वो कहती मुझे 7 लिकोरिया है, तो फिर हम ज़्यादा सिर्फ कल्केरिया फास को दें। यहाँ औरत आएगी जी मुझे शर्टिका भी है, मुझे कमर दर्द भी है डॉक्टर साहब, तो मुझे लिकोरिया भी है, फिर वहाँ कल्केरिया फास अगर नहीं काम करके तो वहाँ बीच में से हम रिमूव कर देंगे, यहाँ हम वो टोस्टा लगाएंगे, ठीक हो गया। तो ये नीचे वाली बहुत सारी जो आपकी जो अकॉर्डिंग टू आप टोटली आप कहते हो। और मैं आपको बताऊं कि मैं अगर 100 मरीज को एड्रेस करता हूँ रोज़, तो मेरे ख्याल में 70, 80, 90 मरीज ज़रूर मेरे इस दूसरे वाले सिस्टम से भी ठीक हो गए। पहले वाले अगर मेरी एक्यूरेसी है मोडेलिटी पे, तो मेरे 100 में से 100 ठीक होंगे। प्रायोरिटी आपकी सर सिम्टोमेटिक होती है। पहला मैं उस पर जाता हूँ जी, लेकिन पहला मैं सिर्फ उस पे जाता हूँ जहाँ शैटिक नर्व कंप्रेस हो रही है। अगर शैटिक नर्व कंप्रेस नहीं हो रही और वो कहता है मेरा सिर्फ कमर में दर्द है, तो फिर मैं सिम्टोमेटोलॉजी पे नहीं जाता, मैं टोटल पैथोलॉजी पे जाता। सर आपने कहा कि डिजनरेशन सिफिलिस भी करता है, टीबी भी करता है और साइकोसिस भी करता है, तीनों में सर सिम्टोमेटिक कैसे फर्क करेंगे और एक्सरे में कैसे फर्क होगा? देखिए सिफिलिस में अर्ली डिजनरेशन है। जो बीमारी 70 साल की उम्र में आती है उसको 40 साल की उम्र में आएगी, तो जैसे ये तो असेस करना ना, मेरा एज वाइज डिजीजेस को सुने ना। हमने लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा की कि एक बंदा, और ये याद रखें, अगर वो सैक्रल एरिया में आता है, जो आपका एरिया है ये जो सर्वाइकल से नीचे और लंबर से ऊपर वाला जो एरिया है, इसमें जब भी कोई पैथोलॉजी आएगी आप ये समझें कि ये पैथोलॉजी जो है वो मैलिग्नेंसी है, जहाँ यहाँ कोई ट्यूमर डेवलप हो गया, क्योंकि ये एरिया जो है अक्सर पेन नहीं करता। 90% से अब लोगों को ये दरमियान वाले हिस्से में जो 12 मोरे हैं इनमें दर्द नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि खुदा ने ये रिब्स इसके साथ जोड़ी हुई हैं इन 12 मोरों के साथ, और ये पिंजरा बना हुआ है, इसमें बड़ी ग्रिप है। यहाँ कंप्लेंट वो ये नीचे पिंजरा नहीं है, ऊपर पिंजरा नहीं है, ये जो 12 आपके वर्टिब्रा है इसको उन्होंने ये रिब्स से मिला के यहाँ जोड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर को दरमियान में से खुदा ने मजबूत। यहाँ जब कोई बंदा आपको पेन बताएगा, ये मेरी बात याद रखें, यहाँ जब कोई बंदा पेन बनाएगा वो नॉर्मल पैथोलॉजी नहीं, वो कहीं ना कोई ट्यूमर है, कहीं ना कहीं मैलिग्नेंसी है। तो आपने उसको ज़रूर असेस कराना है, और फिर हम उस पर हम फिर डिफरेंट चले जाएंगे, फिर हम कोनियम पे चले जाएंगे, हम क्रिकेरिया फ्लोर पे चले जाएंगे। फिर अब यहाँ एक और आपको देखें, जहाँ भी बोनी स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आई और एज ए इंटरकरेंट रेमेडी नई मेडिसिन आई है जो हमने बड़ी कोशिशों से ये बनवाई है, वो है कार्सी ऑस्टियो। तो कार्सी ऑस्टियो जब आपका कोई मरीज रिलीफ नहीं कर रहा होता तो आप उसको कार्सी ऑस्टियो। सर ये सियाटिक पेन या लंबर पेन, अगर फर्स्ट पे किसी ने हार्ड वर्किंग की हो या ट्रॉमा लगा हो या अक्सर ट्रॉमा तो इजीली देखें आप, देखिए अगर आपको क्लियर कट है जी ट्रॉमा है या हार्ड वर्किंग, अब ट्रॉमा 2 तरह का होता है। एक रियल ट्रॉमा होता है जो वाकई इंजरी है, नहीं बाय प्रोफेशन नहीं होता। अब बंदा कहता है उसकी बोन बिल्कुल एंड इंच पे पहुंची हुई है, तो यूं बैठ के उठाया तो उसका दर्द नहीं कहा, दिस इज नॉट ट्रॉमा, लेकिन दिस इज लाइक ट्रॉमा।
इसने आपको डिफरेंट करना होगा कि दिस इज द आखिर इंजी। अब वहाँ वैसे ही हड्डी यूं गल सड़ गई हुई है, तो वो किसी जर्ग पे भी तो वो खराब हो जाएगी ना। ये ट्रॉमा लेबल नहीं ये ट्रॉमा लेबल नहीं कर सकते, ट्रॉमा तो उसको लेबल करेंगे। और ये भी आपको ये दें कि बच्चों में ये अगर पैथोलॉजी कहीं आती है तो फिर मिलेग्नेंसी है। बच्चों के छत से भी गिरते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, जंपे मारते हैं उनको कुछ नहीं होता, उनको तो ट्रॉमा से उनको कुछ नहीं होता। हाँ, ट्रॉमा अगर आपका 40 साल 4 साल के या बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, टांग किसी गाड़ी के टायर के नीचे आ गई, छत से गिर गया, वो ट्रॉमा तो हम कंसिडर करेंगे। लेकिन जब ओल्ड एज में 70 साल से ऊपर बंदा आएगा, मैंने झुका हूँ, मैंने ऐसी कोई चीज़ उठाऊँ तो मेरा दर्द निकल गया, ये ट्रॉमा लेबल इसलिए कि ट्रॉमा तो लोग यूं रोल होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो एज फैक्टर बड़ा काउंट करता है। अगर बच्चे को ट्रॉमा इस तरह से हड्डी टूट रही है हो रही है तो फिर वो कोई ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, उस तरफ आगे हो जाएगा। इसमें बड़ी वॉस्ट फील्ड है ये। मैं अगर हम रोमेटोलॉजी मेरी बहुत अच्छी है और रोमेटोलॉजी को हम बड़ा मज़े से डील करते हैं, और मेरा इतना अच्छे हमारे होम्योपैथी में रोमेटोलॉजी के एड्रेस है ना जो दुनिया के किसी साइंस में नहीं। लेकिन इसको आपने रोमेटोलॉजी में मज़ीद भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मतलब जॉइंट्स, छोटे छोटे जॉइंट, बड़े जॉइंट में क्या क्या मसाइल होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, गोट क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए तो क्या होता है, उसकी कॉजेज डिफरेंट होती हैं। आप ऑटोइम्यून डिजीज जो है आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो क्या करता है, वो आपकी सेरेब्रल मेम्ब्रेन पे अटैक करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या करता है, डिजनरेशन ऑफ द बोन करता है। गोट क्या करता है, यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है, तो वो फिर एक अलग चीज़ों को समझते हैं। सर आजकल जो आपका कामयाब नुस्खा ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो बगैर के ना पूछे वो कामयाब हो सर? नहीं, मैंने जो सारे बगैर पूछे ही बताया। नहीं सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस का नहीं, लिथियम कार्ब जो है ना, लिथियम कार्ब के बारे में ये है कि जोड़ों का दर्द विद द कंप्लेन ऑफ हार्ट, दिल की बीमारी के साथ अगर जोड़ों का दर्द होगा तो क्या है, लिथियम। अब दिल की बीमारी के साथ जो है वो जोड़ों को दर्द है तो वो आपकी सेमिस्फ्यूगा हो सकती है, वो कोलोफाइलम। औरतों की कंप्लेन के साथ अगर आता है वो आपकी कोलोफाइलम। कामयाब नुस्खे की बात ये है कि अब मैं घोल के एक गोली तो सबको नहीं खिला सकता ना, मुझे हर बंदे की पैथोफिजियोलॉजी को देखना। ये जितने नुस्खे मैंने बताए ना, अगर आप ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, अगर बंदा सिर्फ इनको समझ ले एक दफ़ा तो दुनिया का कोई और इलाज ना करे, बस यही का इलाज करे तो तब भी क्लिनिक का रश नहीं टूटेगा। नी में देखें ना, अब नी में आपको ये बताऊँ कि नी के अंदर क्या है, नी के अंदर भी यही चेंजेस हैं, ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाए। ऑस्टियोफाइट में एक्सरे देखेंगे तो यूं नोक निकली होगी और वो टच करेगा तो वो कल्केरिया फ्लोर है। डिसलोकेशन है तो रूटा है, इंजरी है। अब यहाँ जो होते हैं ना, आपका जो लिगामेंट्स है उसके अंदर टीयर आ जाता है। स्पोर्ट्स में ज़्यादा आता है कि मैं किक लगा रहा था फुटबॉल में, या मैं यूं हिट लगा रहा था, या मैं रनिंग कर रहा था, यहाँ जो इंजरी आती है वो बेसिकली टीयर आता है लिगामेंट्स के अंदर। और लिगामेंट्स के टीयर को 3 दवाइयाँ बहुत अच्छा ठीक करती हैं। एक रूटा है, एक बैलेंस कर्नस है, एक आर्निक है और ऑरोमेट है, जिसके बगैर। अच्छा, अब सर्वाइकल में क्या होता है? सर्वाइकल में मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोफाइट बनते हैं, नीचे ऑस्टियोफाइट कम बनते हैं। लंबर में ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिसलोकेशन आ जाएगी, डिजनरेशन आ जाएगी। ऊपर जो ज़्यादातर ऑस्टियोफाइट बनते हैं, आप जो 100 केस उठाएंगे ना, 90 में ऑस्टियोफाइट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पेन, ये यहाँ बेरिंग एरिया नहीं है ना, ये यहाँ बेरिंग एरिया ये है, यहाँ डिसलोकेशन के चांसेस कम है। यहाँ हड्डी की खराबी हो जाती है, हड्डी वीक हो जाएगी तो वो नोके निकालेगी। तो यहाँ मोस्ट कॉमनली कल्केरिया फ्लोर यूज होता है।
यहाँ मोस्ट कॉमनली फास्फोरस है या आपका कार्सिनोसम सिफिलिस है या ड्रोसला यूज होता है। अब यहाँ कुछ दवाइयाँ और भी बड़ी अच्छी काम करती हैं। मसलन मुझे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका, किसका, टेरेस क्वाड्रिफोलिया। वो कहेगा मेरी बाजू में दर्द आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यूँ आ रहा है और ये अंगुलियाँ मेरी नम हो रही हैं। तो इसमें हम दो ही दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एक हम मिलेराना की एक डोज देंगे और टेरेस क्वाड्रिफोलिया। हमारे पास दो दवाइयाँ यहाँ और बड़ा अच्छा काम करती हैं, वो है मैग्नफास्ट और आइपेरिकम। हम यहाँ मैग्नफास्ट और आइपेरिकम भी 1 ml में अल्टरनेट देंगे और बहुत पुराने केस ये भी निकाल देता है। बाद दफ़ा 2 डोजेज ही निकाल देते हैं, फिर होता है फिर एक डोज और दें तो ये निकाल देता है। तो ये जो कंप्रेशन है, ये आपका एक और दवाई है जो सिर्फ ये नमनेस होती है, वो है सुंबल। सिर्फ नमनेस, पेन नहीं। हाँ, ये उंगली में फिंगर्स में नमनेस होती है, पेन नहीं। पेन ज़्यादा वो आके कंप्लेन करता है तो आप उसको मिलेराना दे के सुंबल दे सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ जो रिजल्ट मिलते हैं ना, टेरेस क्वाड्रिफोलिया बहुत अच्छा करता है। नहीं, टेरेस क्वाड्रिफोलिया तो टोटली जहाँ पे मैकेनिकली काम करती है ना, टेरेस क्वाड्रिफोलिया इग्निशिया की तरह की दवाई है। लेकिन जहाँ नर्व कंप्रेशन आती है इस एरिया, और स्पेशली वो आर्गन स्पेसिफिक दवाई है इस एरिया की, कि यहाँ जो नर्व आपकी C6-7 में कंप्रेशन होगी, 5-6-7 में, वो टेरेस क्वाड्रिफोलिया। अच्छा सर, ये शेयरटेक में एक सवाल है, अगर हम का फर्स्ट जो है सिम्प्टोमेटोलॉजी बस वो भी दे दे, फिर उसके बाद रेडियम का सल्फर वेलेरियाना भी दे दे, उसके बाद फिर का पैथोलॉजिकल भी दे दे, तो इस तरह हो सकता है? इस तरह नहीं होता, नहीं हो सकता। इस तरह नहीं होता। इस तरह इसलिए नहीं होता कि हर चीज़ को कुछ असूल है जी सर, कोई प्रिंसिपल हैं, बेसिक एथिक्स हैं जी सर, हमने उसको देखना है। बेसिक लॉ ऑफ नेचर क्या है, जी सर, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द रेमेडी, वजह क्या है, हमने उसको एड्रेस करना। बाद दफ़ा ये होता है कि आपको अपीरेंटली आपके पास बंदा आता है और आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको क्या है। और ये जो सांस होती है ना, ये सर हर बंदे के हाथ में कब खेलेगी जब वो 30-40 साल की प्रैक्टिस में हो जाए। लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये पहले दिन की प्रैक्टिस वाला भी इससे फ़ायदा उठा सकता। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी सर। सर ये लोग बता रहे हैं कि ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन भी स्टार्ट करें। हाँ जी सर। यार, मैं सुबह गया हूँ 5 बजे, तो अगर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन हूँ तो फिर मैं सो नहीं सकता 3-4 घंटे में। अच्छा सर, तो आप 1 मिनट में 1 मिनट देंगे, 1 मिनट आवाज़ खबर है, आवाज़ में बयान सी माइक नष्टा, बस खैर माइक नष्टा मत वजह क्लोज करो। सर बाइपोलर डिसऑर्डर आपने बताया, बाद में बता मैं कर सवाल कर ये कालमिया कहाँ पे यूज होता है? कालमिया जोड़ों के दर्दों की दवाई है। बेसिकली कालमिया जो है वो हार्ट की दवाई है। बेसिकली कालमिया आपकी जो है वो है जो आपका रूमेटाइड जो होता है ना, रूमेटाइड, व्हाट इज रूमेटाइड ये है कि आपका एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, जब वो गले पे अटैक करता है फिर वो जोड़ों पे जाता है और फिर अपने दिल में बढ़ता है। कालमिया का रूट यही है, ये अप टू डाउन आता है, गले से स्टार्ट कर नीचे चला, जैसे लीडिंग में नीचे से ऊपर आता है। तो बेसिकली कालमिया जो है वो है रूमेटाइड। सर्दी का भी सर आपने कभी कभी इतना वैसा कुछ ठीक है, रिजल्ट नहीं। उसकी सिंपल ये है, जॉइंट्स के बेसिक कार्डियक में हम यूज करते हैं, दिल के दर्द में यूज करते हैं। मैंने आपको साइकिल बताया, तो इसका जॉइंट एंड सिट एंड डाउन, दैट इज द कालमिया। सर ये स्टेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो गले से स्टार्ट करेगा, जिससे ASOT बढ़ जाता है। दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफिलोकोकस जो है ना वो तो स्किन में भी मिलता है, वो आपको और बेस मारने का भी मिलता है, जो स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे अक्सर जख्म हड्डियों के ठीक नहीं होते, तो वहाँ आपको स्टेफिलोकोकस बहुत मिलता है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, बाइपोलर का क्या कह रहे थे? बाइपोलर इसमें सिम्पटम क्या होता है? बाइपोलर को देखेंगे,
ये तो जहनी अलामात आती हैं। बेसिकली बाइपोलर, आजकल हर बंदा बाइपोलर का शिकार है। जब आपके इमोशंस, जब आपके जज्बात, ये बाइपोलर शुरू हो जाता है जब आप बचपन में पैदा होते हैं। आपके देखें ना, बच्चा खेलना चाहता है, वो खेल नहीं सकता। साथ वाले बच्चे को खिलौने मिलते हैं, उसको खिलौने नहीं मिलते। वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वो यूनिफॉर्म अच्छा पहन रहा है, वो गाड़ी अच्छी में जा रहा है, तो करते 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 फिर नौकरियाँ नहीं मिलती, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं। इसलिए डिसअपॉइंटमेंट जब इंसान की लाइफ में आती है तो बहुत से बाइपोलर बेसिकली जहनी डिसऑर्डर है, वो मोहब्बत की बड़ा अच्छा डील करती है। जैसे आपकी देखें, इसकी नफ्सियात की पूरी शिज़ोफ्रेनिया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है। बाइपोलर जरा ब्रॉड बेट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वही सप्रेशन, वही डिसअपॉइंटमेंट्स, इसकी इग्निशिया जैल्सीमिया और सर ये जो आपकी तरतीब है इग्निशिया जैल्सीमिया तरतीब ये बन जाती है। अब एक बंदे को डिसअपॉइंटमेंट हुई जी, एक बंदे को नुकसान हुआ, अब वो रोज इसको याद करता है, रिकॉल करता है जी, फिर रोज एक्यूट केस में जाते हैं। जब एक्यूट में जाएगा तो इग्निशिया होती है। वो कहता है मैं जब सोचता हूँ मुझे फिर तकलीफ हो जाती है। इसमें अब तो ऑक्सैलिक एसिड आता है, लेकिन इग्निशिया इज एक्यूट मेटल में उसका कराना, एसिड पास उसका कराना, ओरल में उसका कराना, ये तरतीब। अब देखें ना, अभी मैंने पेरिस का पोलियो का देखा, तो कभी बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इग्निशिया की जगह पे पेरिस का पोलियो का। आप काशी नाम को पढ़े ना, तो ये जो टिक लगा के लोग लेते हैं, इग्निशिया की टिक लगा ऐसे टिपिकल लुक है पेरिस पर। वो कई दिन यूज है ना, थ्राइव जिसको कहते हैं, स्टोन और आइस। दिस इज द प्रेजेंट बॉडी। काशीराम ने बहुत मजे के केसेस किए। आपने डिप्रेशन में किसी को यूज ही नहीं की होगी, ये डिप्रेशन सर ये लड़का ना, और इसके बाद इग्निशिया इसको सर सारे देंगे या सिम्पटोमेटिक सुनते हैं कि इग्निशिया काम छोड़ देते हैं, नेटल में चले जाते हैं। अब बंदा आया था यूके से, लंदन से, कहीं से, उसको ये तरतीब लगा देते हैं इग्निशिया। रोटी कैमरा हो इसमें जैसे कि क्यूट कराने इसमें सर आपके मशमन होने जगह चौका नहीं, ब्रेडा काम तो और चीज, जर्सी में और चीज। अब ब्रेडा कार्ड का है कि ब्रेडा कार्ड का बंदा जो है, ये जर्सी में का मतलब ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर पाता, फेस ही करता है, भागता है। और ये वाले सर नहीं, ब्रेडा कार्ड वाला भी भागता है जी, जर्सी वाला भी भागता है, इसके करता है। वो कहता है मेरे साथ जिक्र ही ना कर, मैं नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है एक दफ़ा उसके अंदर ये फियर क्रिएट हो, नहीं उसके अंदर फियर क्रिएट हो जाता है कि अब मैं नहीं कर सोशल पाऊंगा, फोबिया अब मैं इसको फेस नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा वो भागता है। सही। ब्रेडा कार्ड के अंदर भी ये है कि बेसिकली ब्रेडा कार्ड बहुत गहरी दवाई है जी, बच्चों की और बूढ़ों की दवाई। बच्चों का भी दिमाग छोटा होता है, बूढ़ों का भी दिमाग जाके सुकड़ जाता है। तो ब्रेडा कार्ड बेसिकली एट्रोफाइड ब्रेन की दवाई। ब्रेन के सेल जब वीक हो जाएंगे, हम बच्चों में भी, माजूर बच्चों में भी यूज करते हैं, ओल्ड एज में भी यूज करते हैं। जब ब्रेन के सेल वीक हो जाएंगे तो दैट इज द ब्रेडा। बेसिकली ये वाइट मैटर की दवाई है। ब्रेन के अंदर जो सफेद गूदा है और ग्रे, दो गूदों से ब्रेन बना हुआ है, Yes, sir. ग्रे मैटर एंड वाइट, जिसको लिकोडिस्ट्रॉफी कहते हैं जी, इसकी जो टर्म है ना, लिकोडिस्ट्रॉफी की जो बड़ी दवाई है वो कौन सी है? वो Right, right, right.